हेलो स्टूडेंट्स, एनटीटी कर रहे सभी स्टूडेंट्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब और आपकी तैयारी कैसी चल रही है स्टूडेंट्स? मेरे वीडियोस आपके लिए कितनी हेल्पफुल हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी ज़रूरत को देखते हुए ही मैं ये वीडियोस जो हैं वो बना रही हूँ और ये जो नोट्स हैं वो तैयार कर रही हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरे जो ये वीडियोस हैं मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए तैयार करती हूँ, आपके ज़रूर काम आएंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में आ जाएं, मैं आशा करती हूँ, और आपको हेल्प मिले ताकि आपके अंक जो हैं अच्छे आएँ। तो आज मैंने स्टूडेंट्स आपकी हेल्प के लिए, आपकी स्टडी में हेल्प के लिए ये जो वीडियो बनाया है आपकी ज़रूरत के लिए। आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें से निकाल के ये क्वेश्चंस मैंने नोट किए हैं और उम्मीद करती हूँ काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होंगे ये। अच्छे से देखिए और मेरे साथ अपनी तैयारी कीजिए, इनको समझिए और आशा करती हूँ आपको आसानी होगी मेरे साथ साथ पढ़ने में। तो स्टूडेंट्स, आपकी इस स्टडी की भागा दौड़ी में उम्मीद करती हूँ कि आपकी भागा दौड़ी में जो ये मेरा वीडियो है, जो मैं वीडियोस भेज रही हूँ, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे। तो चलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, तो हम बढ़ते हैं हमारे काम की तरफ। जो हमने करना है, हमने क्वेश्चंस याद करने हैं और ये वीडियो जो है वो हम आगे बढ़ाते हैं। हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। मैं आज आपके लिए पहला क्वेश्चन कौन सा लेके आई हूँ, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ पहला आज का हमारा क्वेश्चन कौन सा है। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है हमारा विकास के सिद्धांत, विकास का विशिष्ट अनुक्रम और विकास की दर में व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो इन सबको मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो विशिष्टता है और जो स्पष्टता है ये यहाँ पे लेके आई हूँ। विकास के सिद्धांत कौन से हैं और विकास का विशिष्ट अनुक्रम क्या है, विकास की दर में व्यक्तिगत भिन्नताएं कौन कौन सी होती हैं, इन सब को हम आज एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं विकास के सिद्धांत। जो इंसान है वो जन्मता है और उसका जो शरीर है कौन कौन से सिद्धांतों पर आधारित तो होता है और उसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं जो उसके शरीर को लेकर आगे बढ़ते हैं। उसमें जो सिद्धांत होते हैं उसके शरीर में विकास होता है, उसकी तीव्रता बढ़ती है और उसकी जो वृद्धि होती है उसके शरीर में, वो भी उसका एक पॉइंट होता है। और जो कुशलताएं होती हैं वो भी उसके शरीर का एक पॉइंट होता है, उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होता है। ये सारे सिद्धांत होते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला हमारा सिद्धांत है विकास की दिशा। तो चलिए हम अपने विकास की दिशा को देख लेते हैं कि कौन सी दिशा की तरफ हमारा जो विकास है वो मोड़ लेता है, कहाँ से शुरू होता है स्टूडेंट्स। तो डिटेल है, विकास की दिशा मुख्यतः शारीरिक और क्रियात्मक विकास में देखा जा सकता है। तो कौन सा विकास है? पहला, सिर से पैर की दिशा में विकास। सबसे पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि सिर से पैर की दिशा में विकास होता है और इसमें कौन कौन सी जो गतिविधियां होती हैं कौन कौन सी हैं, तो देख लेते हैं। विकास सिर से पैर की दिशा में होता है और दूसरे शब्दों में संरचना और प्रकारों में सुधार सर्वप्रथम सिर वाले हिस्से में होता है। तो यहाँ पे जाहिर है कि हमें तात्पर्य हमें किया गया है कि जो हमारा विकास है वो सर से ही शुरू होता है और सर से पैर की दिशा में विकास होने से पहले जो सर की दिशा का विकास है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी गति से होता है। तो तत्पश्चात धड़ में यह सुधार होता है और अंत सुधार टांगों वाले क्षेत्र में होती हैं। इसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको समझ में आ गया होगा। इन्होंने बताया है कि जो अंत सुधार है वो टांगों वाले क्षेत्र में होता है और आखिर पे जाके इन्होंने बताया है कि आखिर में सुधार जो है वो टांगों वाले जो हमारा भाग है, हिस्सा है, उसमें से होता है। यह सिद्धांत प्रसव पूर्व, जन्म से पूर्व, तो एक्सप्लेन किया ही है साथ में, इसे ज़रूरत नहीं है दोबारा बोलने की। सिद्धांत पहला है प्रसव पूर्व, जन्म से पूर्व तथा प्रसवोपरांत जन्म के बाद विकास, दोनों
में लागू होता है। और यह देखा गया है कि भ्रूण में सबसे पहले सिर वाला हिस्सा, उसके बाद धड़ और तदोपरांत टांगें विकसित होती हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत कम जो हैं लोग हैं उन्हें पता होता है कि जब माँ जो है गर्भवती होती है तो उसमें जो इंसान ने जन्म लेना होता है वो उसके गर्भ में पनपता है। तो उसका सबसे पहले जो है विकास कहाँ से शुरू होता है, तो इन्होंने हमें बताया है कि सर से जो है वो विकास उसका शुरू होता है। तो आगे है वस्तुत गर्भधारण के 8 सप्ताह बाद भ्रूण की जो लंबाई है, लंबाई का आधा हिस्सा सिर की लंबाई होती है। तो सिर की लंबाई आधा हिस्सा बढ़ती है, बाकी जो शरीर के अंग होते हैं उनके अंतर में सिर की लंबाई जो है ज़्यादा तीव्रता से बढ़ती है। पूरी गर्भावस्था में अन्य अंगों की अपेक्षा सिर की वृद्धि सबसे तीव्र गति से होती है, लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है कि शरीर के शेष हिस्से का विकास साथ साथ नहीं होता। तो यहाँ पे जाहिर है स्टूडेंट्स, यदि सिर का हिस्सा ज़्यादा तीव्रता से बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो शरीर के बाकी हिस्से हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं, वो बढ़ते हैं, लेकिन जो सिर है वो ज़्यादा तीव्रता उनमें से लेता है। कहने का तात्पर्य है कि सिर अपेक्षाकृत अधिक तीव्र गति से विकसित होता है। अतः प्रसव पूर्व काल में चूंकि सिर का जो हिस्सा है तीव्र गति से विकसित हुआ था, तो स्वाभाविक ही है कि जन्म के समय शरीर के अन्य हिस्सों की अपेक्षा यह ज़्यादा विकसित होगा। जन्मोपरांत विकास का केंद्र शरीर के अन्य निचले हिस्सों की ओर स्थानांतरित हो जाता है। जन्म के पश्चात धड़ की वृद्धि तीव्र गति से होती है। इसके पश्चात बाजुओं और टांगों की वृद्धि की दर तीव्र गति से होती है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे मैं बोलती हूँ आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये मुश्किल वर्ड कोई भी नहीं आया है यहाँ पे, आपकी समझ के भीतर ही ये सभी वर्ड्स जो हैं वो आए हैं। तो जैसे जैसे मैं बोलती हूँ आपको याद हो जाएगा। जन्म से परिपक्व होने तक शरीर के विभिन्न भाग जो होते हैं उनके आकार में वृद्धि में ध्यान दे तो यह बात स्पष्ट हो जाती है। जन्म से परिपक्व होने तक सिर का आकार केवल दुगना होता है, जबकि शरीर के निचले भागों का वयस्क आकार प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि की आवश्यकता होती है। वयस्क होने तक धड़ का हिस्सा लंबाई में 3 गुना, बाजुएं एवं हाथ जो हैं लंबाई में 4 गुना, और टांगें और जो पाँव हैं वो 5 गुना बढ़ते हैं। क्रियात्मक विकास भी सिर से पैर की दिशा में होता है। जो क्रियाएं होती हैं स्टूडेंट्स, क्रियाओं का विकास जो है शरीर में जब क्रियाएं होने लगती हैं, हिलजुल होती है जैसे हम कह सकते हैं, तो उसकी जो गतिविधियां हैं वो यहाँ पे हमें बताई गई हैं। तो ये कहते हैं कि क्रियात्मक विकास की सिर से पैर की दिशा में होता है, और सिर वाले क्षेत्र की मांसपेशियां सबसे पहले नियंत्रित होती हैं, जिसके फलस्वरूप आँखों और चेहरे की गतिविधियां नियंत्रित होती हैं, और तत्पश्चात गर्दन की मांसपेशियां नियंत्रित होती हैं। बाद में धड़ और बाजू, और अंत में टांगों की मांसपेशियों पर नियंत्रित हो पाता है। इसके फलस्वरूप बैठ पाने की जो योग्यता है वो अर्जित करने से पूर्व बच्चे सिर को टिकाना सीखते हैं, और पहले चलना सीख पाने पहले बैठने योग्य हो जाते हैं। तो देखिए कितनी आसान सी बातें हैं, आपको लाइन टू लाइन याद हो जाएंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। शरीर के मध्य से बाहर की ओर जो है ये हमारा पॉइंट है अगला, शरीर के मध्य से बाहर की ओर। पहला था सिर से पाँव की दिशा में विकास, और ये दूसरा पॉइंट है शरीर के मध्य से बाहर की ओर। इस दिशा में विकास की प्रगति बाहर गर्मी अंदर से बाहर की ओर होती है, और चित्र में शरीर का केंद्रीय अक्ष दिखाया गया है। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने लाइन आपके लिए बोल दी है, चित्र में शरीर का केंद्रीय अक्ष दिखाया गया है, यहाँ जो चित्र में है ये आपको दुचित्ती में डाल देगा, इसलिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि ये लाइन आप लोग काट दीजिए, नहीं तो चित्र आपको दिखाना पड़ेगा। उसके 2 नक्शे हैं स्टूडेंट्स, वो आपको बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे नहीं भी बनाएंगे तब भी चलेगा। तो आप लोग ये लाइन नहीं लिखेंगे कि चित्र में शरीर का केंद्रीय जो अक्ष है दिखाया गया है,
ये लाइन आप लोग काट दीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। जो अंग और मांसपेशियां शरीर के नज़दीक होती हैं वे पहले विकसित हो जाते हैं और जो अक्ष से दूर हो जाते हैं जन्म पूर्व सिर, हृदय और उदर जो शरीर के मध्य में होते हैं पहले विकसित होते हैं। भ्रूण की बाजू और टांगें जो कि अक्ष से दूर होती है बाद में विकसित होती है, और अंगुलियां व पंजे जो बिल्कुल अंतिम छोर पर होते हैं सबसे अंत में विकसित होते हैं। यह सिद्धांत क्रियात्मक समन्वय में भी प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। सबसे पहले बालिका कंधों की मांसपेशियों का प्रयोग करते हुए अपनी बाजुओं को नियंत्रित रूप से हिला पाती है और ये मांसपेशियां अक्ष के पास होती हैं। धीरे धीरे बालिका जो है कोहनी की मांसपेशियों और तत्पश्चात कलाई की ओर सबसे अंत में अंगुलियां की और मांसपेशियों पर नियंत्रित कर पाती है। यदि हम शिशु को किसी वस्तु की ओर हाथ हुए देखें तो हमें यह बात स्पष्ट हो जाएगी। 3 महीने की बालिका पास पड़ी वस्तु को लेने के लिए अपनी पूरी बाजू का प्रयोग करती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपने आम तौर पर ही घरों पर, सभी के घरों पर बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे कैसे विकास करते हैं, कैसे अपने जो मस्तिष्क के सोचते हैं उनके पास वो चल नहीं सकते हैं लेकिन बैठ सकते हैं, उनके पास वस्तु पड़ी है उसको उन्होंने उठाना है तो कैसे वो यत्न करते हैं। पहले अपनी कोहनियों का जो सपोर्ट है वो लेते हैं, उसके बाद वो अपने पेट के बल हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उस वस्तु के पास वो पहुंच जाते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं और उठा लेते हैं। तो यदि हम शिशु को किसी वस्तु की ओर हाथ बढ़ाते हुए देखें तो हमें यह बात स्पष्ट हो जाएगी। 3 महीने के बालिका पास पड़ी वस्तु को लेने के लिए अपनी पूरी बाजू का प्रयोग करती है। जैसे जैसे वह बड़ी होती है वह पास वस्तुओं तक पहुंचने के लिए केवल कोहनी का प्रयोग करती है। इसी प्रकार वस्तु उठाने के लिए बालिका अंगुलियों और मांसपेशियों के प्रयोग से पहले कंधों की मांसपेशियों का प्रयोग करती है जो मध्य के पास होती हैं। इसी प्रकार बालिका पंजों पर नियंत्रण से पहले अपनी टांगों की गतिविधियों पर नियंत्रण पा सकती है। और इन उदाहरणों से मालूम होता है कि बालिका पहले शरीर की बड़ी मांसपेशियां जैसे कि कंधों में तालमेल कर पाती है क्योंकि वे मध्य के समीप हैं, और इसके बाद ही छोटी मांसपेशियों में तालमेल करती है जैसे अंगुलियों और पंजों को में जो सिर की ओर होते हैं। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आम होने वाली गतिविधियां हैं हमारे जनजीवन में, हमारे सामने ही होती हैं, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे और आपको ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा पॉइंट है विभेदीकरण और एकीकरण। देखिए ये इसमें इसके क्वेश्चन में ही इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, दोबारा से अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए पहला है विभेदीकरण। विभेदीकरण और एकीकरण का सिद्धांत विकास के सभी क्षेत्रों में दिखाया जा सकता है। और जब जो युग्मनज होते हैं उनकी एक ही प्रकार की कोशिकाएं विभिन्न उनको जैसे स्नायु व हड्डियों में परिवर्तित होती हैं तो इस प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभेदीकरण का अर्थ है विकास सरल से जटिल और सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे शरीर में छोटी हड्डियां होती हैं, जब बचपन होता है छोटी हड्डियां होती हैं, जब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और वो बड़ी हड्डियों का रूप धारण कर लेती हैं, जुड़कर जैसे 2 हड्डियां एक हड्डी में बदल गई, 3 हड्डियां एक हड्डी में बदल गई, तो वो जो सामान्य हड्डियां होती हैं वो एक मजबूत हड्डियों में विसर्जित हो जाती हैं और वो एक जटिलता का रूप धारण ले सकती हैं। उसको क्या कहते हैं? विभेदीकरण कहते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। विभिन्न ऊतकों के समन्वय से एक तंत्र बनाने की प्रक्रिया एकीकरण कहलाती है। एकीकरण का अर्थ है शरीर के विभिन्न भागों की समन्वय से जिससे एक जटिल संरचना बनती है। संज्ञानात्मक विकास भी विभेदीकरण व एकीकरण से होकर ही गुजरता है और बालिका पहले अधिक और कम से क्रम में भेद सीखती है। इस विभेदीकरण के कारण ही बाद में उसे अंकों जैसी विशिष्ट संकल्पनाओं का ज्ञान होता है, अर्थात वह 1, 2, 3 आदि का अर्थ समझाने लगती है। इन संकल्पनाओं के लिए एकीकरण के आधार पर वह जोड़, घटाना, गुणा और भाग जैसी
कई जटिल संकल्पनाएं सीखती है। तो तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, विकास की दर में व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो भिन्नताएं कौन सी हैं और कैसी हैं, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। चलिए बढ़ते हैं इसकी ओर। सभी बच्चों में विकास का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है। उदाहरण, क्रियात्मक विकास के अंतर्गत सभी बच्चे पहले करवट लेना, बैठना और घुटनों के बल चलना, दौड़ना, चढ़ना आदि क्रमश सीखते हैं। तो यहाँ पे विकास की दर में भिन्नताएं जो हैं हमने बतानी है स्टूडेंट्स। व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती हैं वो आपको पता है, हर इंसान, हर व्यक्ति का जो विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, वो एक सा नहीं होता है, अलग अलग विकास होते हैं। तो इन बातों को भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो दो व्यक्तियों का जो विकास है, शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, कोई भी विकास है उसका, वो एक समान नहीं होता है। दोनों के विकास अलग अलग होते हैं, किसी का पहले होता है और किसी का बाद में होता है। तो ये भी बातें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। चलिए देखते हैं। प्रत्येक बालिका विकास की उन अवस्थाओं से गुजरती है। बच्चे भिन्न भिन्न उम्रों में ये क्षमताएं प्राप्त करते हैं। संबंधवत एक बालिका 9 महीने में चलना आरंभ करे और दूसरी 13 महीने की उम्र में। इसका अर्थ है कि यद्यपि विकास का अनुक्रम तो निश्चित होता है, किंतु विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। इसलिए विकास में एक विशेष चरण तक पहुंचने या एक विशेष क्षमता प्राप्त करने की उम्र में व्यक्तिगत भिन्नताएं होंगी। विकास में इन व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण कुछ बच्चों को तो 3 वर्ष की उम्र में ही रंगों की पहचान हो जाती है और उनके नाम भी सीख लेते हैं, जबकि कुछ बच्चे 5 वर्ष की उम्र में यह सीखते हैं। एक लड़की का मासिक धर्म 10 वर्ष की उम्र में आरंभ हो जाता है और दूसरी का 13 वर्ष की उम्र में। ऐसा भी संभव है कि एक लड़की की वृद्धि जो है वो तीव्र है और वह 12 वर्ष की उम्र तक अपनी पूरी लंबाई तक पहुंच जाता है, जबकि एक अन्य बच्चे की वृद्धि धीमी है और वह 16 वर्ष की उम्र तक ही अपनी पूरी लंबाई जो है वो प्राप्त कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक बच्चा कमज़ोर है और दूसरा बच्चे जो स्वस्थ है, और एक बच्चे का स्वास्थ्य निम्न रहता है और दूसरे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा है। तो ये जो उनका विकास है वो स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। और उसी तरह जैसे लड़कियां हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि उनकी एक कमज़ोर है और दूसरी स्वस्थ है, तो उसी के हिसाब से उनके शरीर में जो गतिविधियाँ होती हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं, उनके शरीर पर ही निर्भर करता है। तो दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है 3 से 6 वर्ष के बच्चों द्वारा अर्जित किए जाने वाले स्थूल और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो अपनी शारीरिक गतिविधियों के दौरान जो हुनर उनमें है, जो उनमें गुण उत्पन्न होते हैं, वो कौन सी हैं, वो यहाँ पे हम देखेंगे। पहला स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट है क्रियात्मक कौशलों का विकास। क्रियात्मक गुण और क्रियात्मक हुनर जो हैं उनका विकास उनमें कैसे होता है, आइए देखते हैं। शाला पूर्व बच्चों को नए नए कार्य सीखना अच्छा लगता है और वे इसमें सुधार लाने के लिए नियंत्रित कोशिश करते रहते हैं। लड़खड़ाने और बार बार गिरने के बावजूद भी वो स्टूल से कूदते हैं और खुले स्थानों में इधर उधर भागते हैं। ये यहाँ पे जैसे जैसे मैं बोलूँगी स्टूडेंट्स, आपको ऐसा लगेगा कि ये हमारे सामने ही हो रही गतिविधियाँ हैं होने वाली, या जो आप देखते रहते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं है और दोबारा आपको समझाने वाली कोई भी बात इसमें नहीं है। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी आपको याद होता जाएगा। तो आगे चलते हैं। वे कई शारीरिक क्रियाओं में भाग लेते हैं और अन्य बच्चों के साथ और अधिक अंत क्रिया करते हैं। उनके शारीरिक और क्रियात्मक कौशल उन्हें अधिक स्वतंत्र बनाते हैं और इन कौशलों के प्रयोग से वे अपने आप वातावरण का अन्वेषण करते हैं और समय कुछ करना चाहते हैं। शाला पूर्व बच्चे अपने कौशलों की समय जांच करते हैं और जल्दी जल्दी खाने में, दौड़ने में और सीढ़ियां पर चढ़ने, सबसे पहले चढ़ने में आनंद प्राप्त करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है स्थूल क्रियात्मक कौशल।
आइए इसको हम देख लेते हैं। 13 से 36 माह के बच्चे सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए बारी बारी से और एक से दूसरा पाँव रखकर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, किंतु उतरते समय वे अभी भी एक सीढ़ी पर पहले एक पाँव रखते हैं और फिर दूसरे को भी उसी सीढ़ी पर लाते हैं और इसी तरह से सीढ़ियाँ उतरते हैं। इसे अतिरिक्त नीचे उतरने के लिए उन्हें रोलिंग के सहारे की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे अभ्यास के साथ साथ बच्चों की रोलिंग के सहारे की आवश्यकता महसूस नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि रोलिंग क्या होती है। रोलिंग होती है स्टूडेंट्स, जैसे छोटे बच्चे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और उनके साथ सीढ़ियों में एक तरफ सपोर्ट बना होता है, तो यहाँ पे यदि कोई बच्चा है या बूढ़ा व्यक्ति है वो चढ़ नहीं पाता तो वो उनका सहारा लेकर सीढ़ियाँ चढ़ता है, उसको हम रोलिंग कहते हैं। वो उसके सहारे पर ही सीढ़ियाँ चढ़ पाता है और उसका सहारा ले लेकर ही वो सीढ़ियाँ उतरता है, तो वो रोलिंग होता है। तो आगे चलते हैं। अब सीढ़ियाँ उतरते समय वे एक पाँव एक सीढ़ी पर रखते हैं और फिर दूसरे पाँव को उसमें निचली सीढ़ी पर रखते हैं। इस प्रकार एक वयस्क की भांति सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने में वे 4 वर्ष की उम्र तक दक्ष हो जाते हैं, यानी परिपक्व हो जाते हैं। आगे चलते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ पाने से वे एकदम बाद में विभिन्न तरीकों से चढ़ने की कोशिश करते हैं। वे सीढ़ी के बाहरी ओर पर खड़े होकर रोलिंग को पकड़कर सीढ़ी के किनारों पर पैर रख कर चढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर वे रोलिंग को पकड़े बिना सीढ़ियों से ऊपर नीचे चलते हैं और फिर सीढ़ियों पर ऊपर नीचे दौड़ने लगते हैं। उसमें ऊपर जाते समय और बाद में नीचे आते समय वे एक सीढ़ी को छोड़ या कूद कर पार करने का प्रयास भी करते हैं। बहुत आसान सा पॉइंट था। अधिकांश बच्चे 3 और 4 वर्ष की आयु में दौड़ना सीख जाते हैं। इस उम्र में बेहतर नियंत्रण के प्रयास में उन्हें दौड़ते समय अचानक रुकते, फिर दौड़ने और तेज़ी से कोनों पर मुड़ने में बहुत मज़ा आता है। जैसे जैसे बच्चों में संतुलन करने की क्षमता का विकास होता है, संतुलन करने की जो क्षमता होती है, ताकत होती है, उनमें ताकत आती है और उनमें जो उनकी तीव्रता है उसमें गति ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। तो उसे हम कह सकते हैं कि संतुलन करने की क्षमता का विकास होता है। वे एक साथ अपने दोनों पाँव ज़मीन में से उठाकर सामान्य ढेर से कूदना सीखते हैं और 3 वर्षीय बच्चे टांगों को घुटनों के बिना मोड़े ही कूदते हैं। शाला पूर्व वर्षों के दौरान बच्चों में कूदने में सुधार आता है। अब कूदते समय वे झुकते हैं, अर्थात घुटनों को मोड़ते हैं और समय को ऊपर धकेलते हैं और धकेलने के लिए अपनी बाजुओं का बल का इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे जैसे अपने घुटने मोड़ने में वे समर्थ होते हैं, वैसे वैसे उनकी उतरने संबंधी क्रिया और भी संतुलित क्रिया बन जाती है और 6 वर्ष तक बच्चे फूलों की क्यारियों या कीचड़ आदि जैसी बाधाओं के ऊपर से छलांग मारकर पार करते हैं। तो तीसरा है स्टूडेंट्स फुदकना तथा टपूसियाँ लगाना, जैसे कह सकते हैं हम। 3 वर्ष की आयु के बच्चे कूदना सीखने के बाद फुदकना सीखना शुरू कर देते हैं। वे एक पाँव पर फुदकने का प्रयास करते हैं, अर्थात लंगड़ी टांग जैसे खेल खेलते हैं। वे 1 से 3 बार एक पाँव पर ही फुदक कर चलते हैं। फुदकते समय वे अपनी बाजुओं को फैलाकर ऊपर नीचे हिलाते हैं ताकि उनका संतुलन बना रहे। 5 वर्षीय बच्चे एक पाँव पर 1 से 10 बार फुदक कर चल सकते हैं, परंतु 6 वर्ष की उम्र तक ही वे दोनों पाँव में से किसी भी एक पाँव पर कुशलता से फुदक पाते हैं। 6 वर्ष की उम्र के आसपास वो बच्चे स्टापू, लंगड़ी टांग और रस्सी कूदना। स्टापू क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टापू होता है बॉक्स वाली गेम जो होती है, उसको स्टापू बोलते हैं। और लंगड़ी टांग और रस्सी कूदना आदि खेल बच्चों में लोकप्रिय होते हैं। और चलना, कूदना और दौड़ना
मूल कौशल हैं जिनका विकास बाल्यकाल के शुरुआती सालों में सहज ही हो जाता है, और इन कौशलों के बिना बच्चे का विकास नहीं होता है स्टूडेंट्स। खेलने से, कूदने से और आपस में बातें करने से बच्चों के विकास जो हैं सभी विकास जल्दी से होते हैं। मूल कौशल सीखने के बाद कुछ कौशलों जैसे साइकिल चलाना, कलाबाजी सीखना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना आदि को सीखना और उनका अभ्यास करना बच्चों के लिए अत्यधिक ज़रूरी हो जाता है। तो चौथा पॉइंट है स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। बच्चे के चाक या पेंसिल से लिखने के ढंग से हम उसके सूक्ष्म क्रियात्मक नियंत्रण का विकास देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आपको पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है। देखिए, जैसे जहाँ में मैंने बोला है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, बेशक आपको ये बोलना नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन आपको इसके स्पेलिंग अच्छे से आने चाहिए ताकि आपके क्वेश्चन में कोई गलती ना हो। कोई बात नहीं, आप जो बोलेंगे आपको बोल के किसी को सुनाना नहीं है, बस आपको लिखना आना चाहिए और आपको ये याद होना चाहिए कि आपने वहाँ पे क्या लिखना है। कुछ वर्ड्स होते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं जो कि आप बोल नहीं पाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको वो ऐसे पता होना चाहिए कि कहाँ पे आधा अक्षर पढ़ना है और कहाँ पे पूरा अक्षर, ये बात का पता होना चाहिए। तो आपको लिखना आना ज़रूर चाहिए, वर्ड सही होना चाहिए आपका, वहाँ पे आपके अंक नहीं कटेंगे। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। यदि हम शालापुर बच्चे को रंगीन पेंसिल दें तो हम देखेंगे कि वह वयस्क की भांति लिखने वाले शोर की तरफ से उसे तर्जनी अंगुली और अंगूठे के बीच कसकर पकड़ता है। स्क्रिबलिंग पर नियंत्रण उसी समय उभर कर सामने आता है जब बच्चा जोड़ तोड़ मरोड़ के कौशलों में निपुणता प्राप्त करता है। तो स्क्रिबलिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? टेढ़ी मेढ़ी तिरछी लकीरें खींचना, अपने हाथों को इधर उधर हिलाना, या फिर ऐसे कौशल जो बच्चे इधर उधर टेढ़े मेढ़े करते हैं उसको स्क्रिबलिंग बोलते हैं। तो जब बच्चा तोड़ मरोड़ के कौशलों में निपुणता प्राप्त करता है, जैसे बंद आकार बनाना बच्चे के लिए 3 या 3 से अधिक वर्ष की आयु में ही संभव हो पाता है। ऐसा देखा गया है कि बच्चे संभवत तरीके से, यानी संभवत जो समतल लकीरें होती हैं, संभव है कि बच्चे पहले यही लकीरें खींचते हैं। तो यहाँ पे हमें यही बताई गई हैं, यानी समतल लकीरें यानी लेटी हुई के मुकाबले खड़ी तथा लंबी लकीरें खींचना जल्दी सीख जाते हैं। शालापुर अवस्था में प्रवेश करते ही बच्चे अपनी लिखाई को नियंत्रित करने का प्रयत्न करते हैं तथा लिखे हुए चिन्हों तथा आसपास की वस्तुओं में संबंध ढूंढ निकालते हैं। अब बच्चे के लिए लकीरें मारना और वो जो कागज़ पर बने निशान ना होकर अर्थपूर्ण हो जाते हैं। तो देखिए कैसे बच्चे सीखते हैं, कैसे वो कक्षा में करते हैं, तो हमारे सामने वैसी गतिविधियाँ होती रहती हैं। तो आपको जाहिर है कि आपको ये पता चल गया होगा। आगे चलते हैं। ड्राइंग बनाना और उसमें रंग भरना बच्चों की सबसे मनपसंद क्रियाओं में से एक है। मोती पिरोने और कैंची से काटने में भी शालापुर बच्चों का मन लगता है। शालापुर वर्ष में बच्चे किसी और पर निर्भर ना होकर अपनी आवश्यकताओं की ओर समय ही ध्यान देने लगते हैं और कौशलों में और अधिक सूक्ष्म हो जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, स्वायत्तता की परिभाषा और 13 से 36 माह के बच्चों में स्वायत्तता विकसित करना। तो स्वायत्तता क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है और मैं भी बता देती हूँ कि अपने आप किसी को काम करने देना, किसी में अपने आप काम करने का गुण पैदा करना ही स्वायत्तता कहलाता है। तो इसको और ज़्यादा डिटेल से हम आगे चल के देख लेते हैं। स्वायत्तता से तात्पर्य है कि अपने आप चुनकर अपनी इच्छा अनुसार कुछ करना, दूसरे शब्दों में अपने चुनाव समय करना, अर्थात विभिन्न परिस्थितियों में कार्य करके या न करने का निर्णय समय लेना। तो ये स्वायत्तता कहलाता है। बहुत ही आसान है। 13 से 36 माह के बच्चों में स्वायत्तता की भावना विकसित करना, ताकि वो किसी भी चीज़ के लिए आनाकानी ना करें और अपना काम खुद करें, अपना खाना खुद खाएं।
तो आगे देख लेते हैं। 1 वर्ष से 3 वर्ष की आयु के बच्चे में एक खास बात देखी जा सकती है, वे नई शब्द का इस्तेमाल सीख जाते हैं और हर बात में इसका प्रयोग करते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है उनकी हर बात इसी शब्द यानी नहीं से शुरू होती है। यदि हम इस उम्र के बच्चों का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि अनेक प्रस्तावों और अनुरोधों के प्रत्युक्त में वे अपना सिर न के संकेत में हिला देते हैं। वास्तव में बच्चों का पालनकर्ता के जो निर्देश हैं उनका हर बार पालन न होकर अपनी मनमानी करना कई रोचक स्थितियां पैदा कर देता है। ठीक वैसा जैसा दीपक और उसकी मौसी के बीच हुआ। तो दीपक और उसकी मौसी के बीच क्या चल रहा है और स्वायत्तता की भावना वहाँ पे कहाँ पे पैदा होती है, देख लेते हैं। दीपक मौसी द्वारा खाया हुआ दलिया नहीं खा रहा था। उसकी मौसी ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की और पुचकारा, मुस्कुराकर बुलाया और अंत में गुस्सा भी दिखाया, परंतु उसका कोई भी प्रयत्न उसे दलिया खाने के लिए मजबूर नहीं कर पाया। वह हर बार नहीं में ज़बान देते हुए बोलता है कि और बोतलों के ढक्कनों से खेलता रहता है। मौसी हार कर लौटने ही लगती है कि उन्हें एक तरकीब सूझती है और एक प्लानिंग होती है उनके दिमाग में। उन्होंने बहुत गंभीरता से दीपक से पूछा और उससे कहा, अच्छा तो मैं रसोई में जा रही हूँ, तुम तब तक ये दलिया मत खाना, बिल्कुल भी मत खाना, ठीक है। ऐसा कहते हुए वे रसोई की ओर जाने लगी। मौसी के ऐसे व्यवहार से दीपक का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ और कुछ देखते हुए सोचने लगा और उनकी ओर देखने लगा। वे अभी आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि दीपक ने अपना खेल छोड़ा और शरारत भरी नज़रों से मौसी को देखते हुए दलिया खाने लगा। तो ऐसे जो प्लानिंग के हिसाब से स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं वो काबू में आते हैं और छोटे बच्चों को समझाने के लिए, उनकी भलाई के लिए बहुत सारे प्लानिंग्स करने पड़ते हैं। उनको डांटे बगैर यदि आपको समझाना है तो आपको सोचना पड़ता है कि वो उनको अपने दाव पे कैसे लाया जा सकता है। आगे चलते हैं। 13 से 36 माह के बच्चे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना पसंद करते हैं। वे अपने प्रति ज़्यादा जागरूक होने लगते हैं और उनमें विकास की वृद्धि भी होती है, जिसके फलस्वरूप ऐसा देखने में आया है कि वे समझते हैं कि वे कई कार्य में समर्थ हैं और अपनी नव प्राप्त योग्यताएं जो उन्हें नई और योग्यताएं जो हैं वो प्राप्त करनी हैं, उनको वे आजमाना चाहते हैं। खाना खाते समय वे हमारे हाथ से चम्मच छीन लेते हैं और समय खाने लगते हैं और ऊंची कुर्सी पर चढ़ने के लिए कोशिश में जब हमें बच्चे की मदद करने के लिए बढ़ते हैं तो वह हमारी मदद लेने की बजाय हमारे हाथ को हटा देता है। वह अपने आप ही कुर्सी पर चढ़ना चाहता है। निश्चित ही हमने बच्चों को पजामा खुद पहनने की कोशिश में संघर्ष करते हुए देखा होगा। वे अपने दोनों पैर एक ही टांग में फंसा लेते हैं। बच्चों की कई दैनिक गतिविधियां उनकी अपनी योग्यताओं के प्रति बढ़ते हुए विश्वास को दर्शाती हैं। तो चलिए आगे है स्टूडेंट्स। यदि बच्चों को अन्वेषण की स्वतंत्रता न दी जाए तो उनकी योग्यताओं के प्रति संदेह पैदा हो सकता है। उदाहरण के लिए बार बार उनसे कहना कि यह मत करो, उसे मत खाओ, छुओ और उसे मत छुओ, तुम उसे ख़राब कर दोगे, पानी से मत खेलो, या उनके प्रयासों की प्रशंसा तो दूर उनका नकारात्मक विवेचन करना, जैसे तुम खाना खाते समय अपना चेहरा हमेशा गंदा कर लेते हो। जब वे अपने प्रयासों के प्रति बार बार प्रतिबिंब और नकारात्मक विवेचन अनुभव करते हैं तो उन्हें अपनी योग्यता के प्रति शर्म और शक की भावना पैदा हो सकती है। जब बालिका अपनी फ्रॉक को उल्टा पहनकर पालनकर्ता को दिखाने के लिए आती है और वह उसे गुस्से से कहती है, अब देखा मुझे तुमने यह क्या किया, तो ऐसे कथन बालिका को ठेस पहुंचाते हैं। वह उदास हो सकती है। बालिका ने पहली बार अपने आप फ्रॉक पहनी है और वे बहुत खुश है और वह चाहती है कि उसकी प्रशंसा हो। तो ऐसे में प्रशंसा को छोड़ उसका मजाक उड़ाना उसे एक नया काम करने से
रोकेगा और वो डर के मारे आपकी डांट खाने के डर से वो आगे से अपनी आप कोई काम भी नहीं करेगी। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 13 से 36 माह के बच्चों के केंद्र के लिए पूरे दिन की अनुसूची बनाइए। जो अनुसूची आपने तैयार की है उनके तर्काधार की व्याख्या कीजिए। तो पूरे दिन में आपने अपनी कक्षा को संभालना है और पूरे दिन के लिए आपने कक्षा की जो अनुसूची है पाठचर्या की वो बनानी है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, देख लेते हैं कैसे आपका जो पाठचर्या की सूची है आपने बच्चों को संभालना है, उनको अटेंड करना है आपने। तो कैसे बनानी है हमें देखते हैं। शिशुओं तथा 1 से 2 वर्ष के बच्चों को दिन में थोड़ी थोड़ी देर में खाने और आराम करने की आवश्यकता होती है। पालनकर्ता को इन बच्चों के लिए खेल सामग्री हमेशा तैयार रखनी चाहिए ताकि वे उनके साथ खेल सके। निम्नलिखित एक केंद्र में भिन्न भिन्न प्रकार की खेल क्रियाएं की योजना बना सकते हो। तो चलिए पहला देख लेते हैं, सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक हमें क्या करना है स्टूडेंट्स अपनी कक्षा में। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इस 1.5 घंटे में बच्चों का केंद्र में आना, बच्चों को दूध देना, यदि कुछ बच्चों के कपड़े गीले हो गए हैं तो उन्हें बदलना, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत रूप से देखभाल करना। तो ये 9 से 10:30 बजे के बीच हमें करना है। और आगे 10:30 बजे 11 बजे तक आधे घंटे में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, शिशुओं की यदि इच्छा हो तो उन्हें दूध पिलाएं। इसके लिए माताएं और स्तनपान करवाने के लिए आ सकती हैं या उन्हें बोतलों में दूध पिला सकती हैं। और जो बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं वो माएँ आ सकती हैं, और जो बच्चे फीडर से दूध पीते हैं वो माताएं उनके लिए फीडर तैयार करके आपके देखभाल केंद्र में दे के जाती हैं ताकि बच्चे दूध पी सकें। तो आगे हमारा अगला पॉइंट है, 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटे में हमें क्या करना है। इस अवधि में अधिकांश शिशु सो जाएंगे। जो शिशु ना सोएं तो उनके साथ बातचीत या खेल क्रिया की जा सकती है। कई बच्चे नहीं भी सोते हैं तो उनका मन कैसे लगाना है वो यहाँ पे हमें बताया गया है। तो चलिए दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक हमें क्या करना है, दूध पूरक आहार देना, बच्चों को दूध देना है। तो दोपहर जो 1:30 बजे से 3 बजे तक हमें क्या करना है, शिशुओं के गीले कपड़े बदलना और उन्हें सुलाना। और दोपहर 3 बजे से 3:15 बजे तक शिशु जागने लगेंगे, उनकी इच्छा हो तो उन्हें दूध देना, यदि वो दूध पीना चाहते हैं तो उन्हें दूध दें। दोपहर 3:15 बजे से 4:15 बजे तक शिशु खिलौने के साथ खेलेंगे, शिशुओं के साथ बातचीत करना। हम उन्हें कुछ समय के लिए बाहर घुमाने के लिए भी ले जा सकते हैं। तो आगे 4:15 बजे जो 4:15 बजे से 4:30 15 मिनट तक हमें क्या करना है, बच्चों के मुंह हाथ धुलाना और कपड़े बदलना तथा घर भेजने की तैयारी करना। तो चलिए ये पाठचर्या थी हमारी सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक का जो प्लानिंग थी, ये हमने जो हमारी देखभाल केंद्र में करनी है वो लिखनी है स्टूडेंट्स। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे क्वेश्चन थे आज की वीडियो के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से याद होंगे। तो स्टूडेंट्स मैं एक बात और आपसे करना चाहती हूँ कि जो पंजाबी की राइटिंग होती है स्टूडेंट्स वो जल्दी हो जाती है, और ये जो हिंदी की राइटिंग होती है वो उसमें जो पंजाबी की राइटिंग है उससे ज़्यादा समय लगता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो हिंदी की राइटिंग है आपको फास्ट तरीके से करनी है, अपने पेपर का ध्यान रखना है ताकि आप हिंदी की राइटिंग करते करते आपका पेपर रह ना जाए और आपके अंक आपको मिलने से रह ना जाएं। तो उसी स्पीड से आप पेपर कीजिए ताकि आपका सारा पेपर अच्छे से कंप्लीट हो सके। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके लिए, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।